देखिए, पिछले वीडियो में आपको डिग्री पढ़ाया गया था, डिग्री बताया गया था, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीनों डिग्री आपको बता दिया गया था, उसका प्रयोग बता दिया गया था, नियम बता दिए गए थे कि उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए ये भी बता दिया गया गुड बेटर बेस्ट, यानी पॉजिटिव में क्या है, गुड है, फिर सुपरलेटिव कंपैरेटिव में क्या है, बेटर है, और सुपरलेटिव में क्या है, बेस्ट है। इसी प्रकार अब आपको बताया जाएगा कुछ थोड़ी सी चीज़ और है, उसको देख लीजिए। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, देख लीजिए। करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, देख लीजिए। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव के अर्थ समान, लगभग समान होते हैं, किंतु इनका प्रयोग भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। इन्हें तथा इनके प्रयोग पर ध्यान देना होगा। हम लोगों को इनका प्रयोग कैसे करना है, उसको विशेष सावधानी के साथ करना होगा। कुछ एडजेक्टिव के अर्थ लगभग समान होते हैं, अर्थ देखा जाए तो लगभग एक समान है, लेकिन इनका प्रयोग भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। इन्हें तथा इनके प्रयोग पर ध्यान दीजिए। जैसे पहला है इल्डर, देख लीजिए, पहला क्या है, इल्डर, ELDER, ठीक है। इल्डर मीन्स क्या होता है, बड़े, इल्डर माने क्या होता है, बड़े, ठीक है। और क्या है, तथा ओल्डर, तथा क्या है, ओल्डर, ओल्डर माने भी क्या होता है, बड़े। लेकिन अब इनका प्रयोग कहाँ कैसे होगा, देख लीजिए। जैसे पहला है इल्डर, इल्डर माने भी क्या होता है, बड़े, और ओल्डर माने भी बड़े। इल्डर का प्रयोग केवल परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। इल्डर का प्रयोग केवल परिवार के सदस्य के लिए किया जाता है, जबकि ओल्डर का प्रयोग भिन्न भिन्न परिवार के सदस्यों या वस्तुओं के लिए होता है। ध्यान से सुन लीजिए, एल्डर का प्रयोग केवल परिवार के सदस्यों के लिए ही किया जाता है, जबकि दोनों का अर्थ समान है। दोनों का अर्थ क्या है, समान है। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। एल्डर का प्रयोग केवल परिवार के सदस्यों के लिए होता है, जबकि ओल्डर का प्रयोग भिन्न भिन्न परिवार के सदस्यों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे देख लीजिए, रमेश इज, पहला एग्जांपल देख लीजिए, रमेश इज माई एल्डर ब्रदर, यहाँ एल्डर का प्रयोग देख लीजिए कि रमेश मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। अब देख लीजिए, क्या रमेश मेरे बड़े भाई हैं, तो ये केवल परिवार के सदस्यों के लिए। या हिज ओल्डर ब्रदर इज वाइज, यानी उसका बड़ा भाई बहुत ही बुद्धिमान है। फिर देख लीजिए, दिस चर्च इज ओल्डर देन दैट, अब यहाँ देख लीजिए सबके लिए है ना। या दूसरा देख लीजिए, राम इज ओल्डर देन मोहन, ठीक है। राम इज ओल्डर देन मोहन, यहाँ ओल्डर का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो है क्या किया गया है, जबकि ओल्डर का प्रयोग भिन्न भिन्न परिवार के सदस्यों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब यहाँ अलग अलग परिवार के सदस्यों के लिए भी ओल्डर का प्रयोग किया गया है। समझ में आ रहा है। खाली इतने जानिए, एल्डर का प्रयोग केवल परिवार के सदस्यों के लिए होता है, जबकि ओल्डर का प्रयोग भिन्न भिन्न परिवार के सदस्यों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। मच
यहाँ देख लीजिए दूसरा प्रयोग देख लीजिए। दूसरा क्या है? मच। मच मीन्स जानते ही हैं अधिक। और क्या है? और देख लीजिए मेनी। और क्या है? तथा मेनी देख लीजिए। मेनी माने क्या होता है? बहुत से। बहुत से ठीक है। मच माने अधिक और मेनी माने बहुत से। ठीक है। तो अब इसका प्रयोग देख लीजिए। मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराता है। मच का प्रयोग किसका बोध कराता है? मात्रा का बोध कराता है। मेनी शब्द संख्या की ओर संकेत करता है। मच क्या है? इससे पता चलता है मात्रा का बोध होता है, मात्रा का बोध कराता है। और मेनी क्या है? मेनी शब्द संख्या की ओर संकेत करता है। जैसे आई है मच शुगर इन टी। पहले देख लीजिए। आई है मच शुगर इन टी। आई है मच शुगर इन टी। यहाँ देख लीजिए मात्रा का बोध हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है? या देयर वाज मच नॉइज। अब यहाँ देख लीजिए यू हैव मेनी बुक्स। यू हैव मेनी बुक्स। यहाँ मेनी क्या है? देख लीजिए मेनी बुक्स है। ठीक है। यू हैव मेनी बुक्स। तो पहले मच का प्रयोग मात्रा का बोध करा रहा है और मेनी का प्रयोग संख्या की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है। अब इस और देखिए तीसरा देख लीजिए। तीसरे का प्रयोग। तीसरा आपका है बोध। बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों। तथा आल सभी। दोनों और आल क्या है? सभी। समझ में आ रहा है? वो दोनों और आल क्या है? सभी। बोध दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है तथा कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त होता है। बोध क्या है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है तथा कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त होता है। जबकि आल दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त होता है। आल क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए कॉमन नाउन से पहले प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए बोथ द गर्ल्स आर स्मार्ट। यहाँ देख लीजिए बोथ आर स्मार्ट। बोथ द गर्ल्स आर स्मार्ट। ठीक है। ऑल द गर्ल्स आर वाइज। अब यहाँ देखिए बोथ का प्रयोग यहाँ लिख रहा है। all the girls are wise। both the girls are smart। all the girls are wise। समझ में आ रहा है? बोथ दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है। बोथ द गर्ल्स आर स्मार्ट तथा कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त होता है। जबकि आल से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त होता है। ऑल द गर्ल्स। समझ में आ रहा है?
अगला देखिए, ए लिटिल, द लिटिल। देखिए, ये लिटिल का मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर। ए लिटिल बहुत कम परंतु कुछ अवश्य, और द लिटिल क्या है, कम परंतु सभी। तो इसमें क्या है, देयर इज लिटिल होप इन, यहाँ देख लीजिए लिटिल। चौथा क्या है, लिटिल। उसके बाद क्या है, द लिटिल। ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पहले ये लिटिल, उसके बाद तीसरा क्या है, द लिटिल। ठीक है, पहला क्या है, बहुत कम, यानी नहीं के बराबर, उसको जान लीजिए। बहुत कम मतलब क्या है, नहीं के बराबर। बहुत कम परंतु कुछ अवश्य, यहाँ क्या है, नहीं के बराबर। यहाँ क्या है, बहुत कम मतलब लेकिन कुछ अवश्य होता है उसमें। तो अगला क्या, कम परंतु सभी, द लिटिल। कम परंतु सभी, ठीक है, नहीं के बराबर, कम परंतु सभी। तो क्या है, अब इसका क्या देख लीजिए। जैसे लिटिल का मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर। देयर इज लिटिल होप इन हिज लाइफ, यानी बहुत कम। देयर इज लिटिल होप इन हिज लाइफ, यानी नहीं के बराबर। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द पॉट, बहुत कम परंतु कुछ अवश्य है। द लिटिल वेल्थ ही हैड वाज लॉस्ट, कम है लेकिन परंतु कुछ न कुछ है। समझ में आ रहा है, कम है लेकिन कुछ न कुछ अवश्य है। समझ में आ रहा है, देख लीजिए। जैसे पहला क्या है, पहला प्रयोग इसका देख लीजिए। पहला क्या है, देयर इज लिटिल होप इन हिज लाइफ। देयर इज लिटिल होप इन हिज लाइफ, यानी नहीं के बराबर। देयर इज लिटिल होप इन हिज लाइफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द पॉट। लिटिल मिल्क इन द पॉट, इन द पॉट। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, द लिटिल वेल्थ ही हैड वाज लॉस्ट। The little wealth he had was lost. The little wealth he had was lost. There is little hope in his life. There is little milk in the pot. The little wealth he had was lost. समझ में आ रहा है। अब देखिए, सम, कुछ तथा एनी। यहाँ देखिए,
सम, कुछ तथा एनी। कुछ तो उसको क्या कहेंगे? कुछ तथा एनी। देखिए सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी कॉमन नाउन से पूर्व अनिश्चित संख्या तथा मात्रा का बोध कराता है, जबकि एनी का प्रयोग इसी प्रकार निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी कॉमन नाउन से पूर्व अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, जबकि एनी का प्रयोग इसी प्रकार निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे आई हैव सम वाटर, यहाँ देखिए आई हैव सम वाटर, ठीक है। दूसरा देखिए हैव यू एनी मिल्क, दूसरा प्रयोग क्या है? हैव यू एनी मिल्क, में आ रहा है, जबकि एनी का प्रयोग इसी प्रकार निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। या मोना हैज नॉट एनी फ्रेंड, मोना हैज नॉट एनी फ्रेंड, समझ में आ रहा है। अब अगला देखिए ईच तथा एवरी का प्रयोग, छठवां देख लीजिए। छठवां क्या है? ईच। ईच माने भी क्या होता? प्रत्येक, एवरी, एवरी माने भी क्या होता है? प्रत्येक, समझ में आ रहा है। एवरी माने भी क्या होता है? प्रत्येक। ईच का प्रयोग समूह में प्रत्येक संख्या की ओर संकेत करके निश्चित संख्या बनाने के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग समूह में प्रत्येक संख्या की ओर संकेत करके निश्चित संख्या बनाने के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग समस्त समूह की ओर संकेत करते हुए अनिश्चित संख्या प्रकट करने के लिए होता है। जबकि एवरी का प्रयोग क्या होता है? समस्त समूह की ओर संकेत करते हुए अनिश्चित संख्या प्रकट करने के लिए होता है। समझ में आ रहा है। जैसे ईच गर्ल इज एब्सेंट, ईच गर्ल इज एब्सेंट, ईच गर्ल इज एब्सेंट। तो ईच का प्रयोग समूह में प्रत्येक संख्या की ओर संकेत करके निश्चित संख्या बनाने के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग समस्त समूह की ओर संकेत करते हुए अनिश्चित संख्या प्रकट करने के लिए होता है। जैसे एवरी बॉय कम्स हियर, क्या है? एवरी बॉय कम्स हियर, एवरी, ईच गर्ल इज एब्सेंट, एवरी बॉय कम्स हियर। समझ में आ रहा है। उसके बाद देख लीजिए ए फ्यू, द फ्यू, देख लीजिए। ए फ्यू का मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर, ठीक है। फ्यू का मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर, और ए फ्यू बहुत कम परंतु कुछ अवश्य, और द फ्यू कम परंतु सभी। तो एग्जाम्पल क्या है? फ्यू गर्ल्स कम हियर यस्टरडे, या ए फ्यू सोल्जर्स कैन डिफीट द एनिमी, या द फ्यू मैन बेयर दियर। तो इस प्रकार आपका
इस करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ विशेषण का सही प्रयोग आपको बताया गया है कि विशेषण का सही प्रयोग आप कैसे करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो कुछ बता दिया गया जिससे आप समझ में, आप देख लीजिए हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग चल रहा है। इसको आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा और आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग भी आपको देखना है और उसका सही उपयोग कैसे करना है, सही प्रयोग आपको कैसे करना है, कहाँ कैसे लिखना है। तो इससे जब आप जो है मेहनत से पढ़ेंगे, घर पे होमवर्क करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ध्यान से पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, विषय अपना पूरा करते रहिए और अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।